हम सिक्के रोज देखते हैं, है ना? हम उन्हें छोटी मोटी चीजें खरीदने, छुट्टे देने या कभी कभी बस अपने घरों में पड़े हुए पाते हैं। ये छोटे मेटल के टुकड़े हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये सिक्के आते कहां से हैं? ये शाइनी गोल चीजें बनती कैसे हैं? ये कच्चे मेटल से लेकर आपकी जेब के सिक्के तक का सफर काफी फैसिनेटिंग होता है। सिक्के सिर्फ मेटल के सादे टुकड़े नहीं हैं, उनमें बहुत वैल्यू और हिस्ट्री छुपी होती है। हर सिक्का एक कहानी कहता है। ये हमें बताता है कि वो किस देश का है, किस समय में बना था, और कभी कभी तो इंपॉर्टेंट लोगों या घटनाओं के बारे में भी। जरा उन सिंबल्स और तस्वीरों के बारे में सोचिए जो आप सिक्के पर देखते हैं। ये सब बहुत सोच समझकर चुने जाते हैं। ये किसी देश की कल्चर और हेरिटेज को दिखाते हैं। तो एक सिक्का सिर्फ करेंसी से कहीं ज्यादा है। ये आर्ट और हिस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम अपने साथ रखते हैं। सिक्के बनाने का प्रोसेस बहुत प्रिसाइज होता है और इसमें कई स्टेजेस शामिल होते हैं। सही तरह का मेटल चुनने से लेकर सिक्के को डिजाइन करने और आखिर में उसे स्ट्राइक करने तक हर स्टेप क्रूशियल होता है। बहुत बहुत पहले, जब पैसा वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं, लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि वे चीजों का सीधा सीधा एक्सचेंज करते थे। जैसे अगर किसी किसान के पास ज्यादा चावल होते और उसे मिट्टी के बर्तन चाहिए होते, तो वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढता जिसके पास मिट्टी के बर्तन हो और उसे चावल चाहिए हो। फिर वे अपनी चीजें आपस में बदल लेते थे। यह सिस्टम कुछ समय तक चला, खासकर छोटी कम्युनिटीज में जहां सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स थी। क्या होता अगर बर्तन बनाने वाले को चावल नहीं चाहिए होते? क्या होता अगर किसान इस बात पर राजी नहीं हो पाता कि उसके चावल के बदले कितने बर्तन मिलेंगे? जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी होती गईं और ट्रेड ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, बार्टर सिस्टम बहुत मुश्किल हो गया। किसी ऐसे को ढूंढना जिसके पास वो हो जो आपको चाहिए और उसे भी वो चाहिए जो आपके पास है, हमेशा आसान नहीं होता था। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते थे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोगों ने कुछ आम चीजों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे मेटल्स इस्तेमाल करने का आइडिया आया जो स्केर्स थे, ड्यूरेबल थे और उन्हें पिघलाकर शेप दिया जा सकता था। जब पहले सिक्के बनाने की बात आई तो मेटल का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट था। सिक्के बनाने के लिए मेटल में कुछ खास क्वालिटीज होनी जरूरी थी। पहली बात, उसे ड्यूरेबल होना चाहिए था। दूसरी बात, मेटल को थोड़ा स्केर्स होना चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर भी नहीं। सोने और चांदी में एक अच्छा बैलेंस था। वे प्रीशियस थे लेकिन सर्कुलेशन के लिए काफी अवेलेबल भी थे। तीसरी बात, मेटल को मैलिबल होना चाहिए था, मतलब उसे आसानी से शेप दिया जा सके। आखिर में मेटल को आसानी से पहचाना जा सकने वाला और उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट होनी चाहिए थी। इन प्रॉपर्टीज की वजह से हजारों सालों तक सिक्के बनाने के लिए ये प्रेफर्ड चॉइस बने रहे, जिससे मॉनेटरी सिस्टम्स की नींव पड़ी। जैसे जैसे समय बीता, सिक्कों के लिए इस्तेमाल होने वाले मेटल्स बदलने लगे। वैसे तो सोना और चांदी हाई वैल्यू सिक्कों के लिए हिस्टोरिकली पॉपुलर थे, लेकिन रोजाना के ट्रांजैक्शंस के लिए वे बहुत महंगे हो गए। इस वजह से कॉपर, निकल और जिंक जैसे बेस मेटल्स का इस्तेमाल होने लगा। अक्सर ये मेटल्स अपने प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उन्हें मिलाकर एलॉयज बनाए जाते हैं। एलॉयज सिक्कों के लिए कई फायदे देते हैं। वे प्योर मेटल्स की तुलना में ज्यादा मजबूत और घिसाव और जंग लगने से ज्यादा रेजिस्टेंट हो सकते हैं। एलॉय का कंपोजिशन ध्यान से चुनकर माइंड सिक्के की प्रॉपर्टीज जैसे उसका रंग, वजन और ड्यूरेबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है। यह साइंटिफिक अप्रोच पक्का करता है कि हमारे सिक्के फंक्शनल, ड्यूरेबल और इकोनॉमिकल हों। एक सिक्के का सफर मेटल के बड़े रोल्स या कॉइल्स से शुरू होता है। ये कॉइल्स उस खास एलॉय से बने होते हैं जो उस सिक्के के लिए चुना गया हो। ये बड़े कॉइल्स, जिनका वजन कई टोन्स होता है, एक पावरफुल मशीन में डाले जाते हैं जिसे ब्लैंकिंग प्रेस कहते हैं। ब्लैंकिंग प्रेस काफी कुछ कुकी कटर की तरह काम करता है, लेकिन जबरदस्त फोर्स के साथ। इसमें पंचेस और डाइस का एक सेट होता है। जैसे ही कॉइल से मेटल की स्ट्रिप प्रेस से गुजरती है, पंचेस नीचे आते हैं और स्ट्रिप से गोल्ड डिस्क्स काट लेते हैं। इन सादे, बिना डिजाइन वाले डिस्क्स को ब्लैंक्स या कभी कभी प्लैंचेट्स कहते हैं। जो बची हुई मेटल स्ट्रिप होती है, जो अब कई छेदों वाली शीट जैसी दिखती है, उसे वेबिंग कहते हैं और उसे पिघलाकर रिसाइकल करने के लिए जमा कर लिया जाता है। इस स्टेज पर ब्लैंक्स किनारों से रफ होते हैं,
पंचिंग प्रोसेस से बर्स नाम के नुकीले टेढ़े मेढ़े किनारे बन सकते हैं। क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं इस शुरुआती स्टेज पर भी, ताकि यह पक्का हो सके कि ब्लैंक्स अगले ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप पर जाने से पहले जरूरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। एक बार जब ब्लैंक्स काट लिए जाते हैं तो वे काफी हार्ड होते हैं। मेटल को कॉइल्स में रोल करने और फिर उसे पंच करने के प्रोसेस से मेटल वर्क हार्डन्ड हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए ब्लैंक्स एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे एनीलिंग कहते हैं। इसमें ब्लैंक्स को एक खास फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। ये एनीलिंग प्रोसेस मेटल को नरम कर देता है। एनीलिंग के बाद ब्लैंक्स उतने हार्ड और ब्रिटल नहीं रहते जितने पहले थे। एनीलिंग के बाद गर्मी की वजह से ब्लैंक्स की सरफेस पर थोड़ा डिस्कलोरेशन या ऑक्सीडेशन हो सकता है। डिजाइन स्ट्राइक करने से पहले उन्हें एकदम साफ भी होना चाहिए। ब्लैंक्स को केमिकल सॉल्यूशंस में धोया जाता है जो अक्सर एसिडिक होते हैं, ताकि कोई भी ऑक्साइड्स, स्केल, तेल या गंदगी निकल जाए। फिर उन्हें पानी से अच्छी तरह धोकर सुखाया जाता है। फिर ये साफ और नरम किए गए ब्लैंक्स एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे अपसेटिंग या रिमिंग कहते हैं। ये तैयार ब्लैंक्स, जिन पर अब एक उभरा हुआ किनारा होता है, प्लांचेस कहलाते हैं और सबसे एक्साइटिंग हिस्से स्ट्राइकिंग के लिए तैयार होते हैं। ये वो स्टेज है जहां सादा किनारे वाला प्लांचे आखिर में एक पहचाना जाने वाला सिक्का बनता है। ये एक पावरफुल मशीन में होता है जिसे कॉइनिंग प्रेस कहते हैं। डाइज इस प्रोसेस का दिल होते हैं। डाइज खास तौर पर बनाए गए टूल्स होते हैं जो आमतौर पर हार्डन्ड स्टील से बनते हैं, जिन पर सिक्के के डिजाइन की नेगेटिव इमेज उकेरी होती है। दो मेन डाइज होते हैं, ऑब्वर्स डाई हेड्स वाली साइड के लिए और रिवर्स डाई टेल्स वाली साइड के लिए। प्लांचे अपने आप कॉइनिंग प्रेस में जाता है और ऑब्वर्स और रिवर्स डाइस के बीच कॉलर के अंदर एकदम सही जगह पर सेट हो जाता है। फिर जबरदस्त फोर्स के साथ कभी कभी सैकड़ों टॉनिस डाइस प्लांचे पर स्ट्राइक करते हैं। जबरदस्त प्रेशर से प्लांचे का नरम मेटल डाइस पर उकेरे गए हर छोटे डिटेल में चला जाता है। इसी तरह से इंट्रिकेट डिजाइन्स, अक्षर, नंबर और तस्वीरें सिक्के के दोनों तरफ एक साथ ट्रांसफर हो जाती हैं। कॉलर इस स्ट्राइकिंग प्रोसेस के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मॉडर्न कॉइनिंग प्रेसेस अविश्वसनीय रूप से फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। सिक्के स्ट्राइक होने के बाद वे तुरंत आपके वॉलेट में जाने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें पहले एक कड़े क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि यह पक्का हो सके कि सिर्फ परफेक्ट सिक्के ही सर्कुलेशन में जाएं। इंस्पेक्टर्स कई चीजों की जांच करते हैं। वे डिजाइन की क्लैरिटी और कंप्लीटनेस देखते हैं। क्या सारे अक्षर और नंबर शार्प हैं? क्या तस्वीरें क्लियर हैं? वे सिक्के की सरफेस पर किसी भी क्रैक, स्क्रैच या दाग धब्बे की भी जांच करते हैं। सिक्कों का वजन और डायमेंशंस भी वेरीफाई किए जाते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम्स हाई स्पीड कैमरास और सेंसर्स का इस्तेमाल करके इंसानी आंख से कहीं ज्यादा तेजी से कमियों का पता लगा सकते हैं। ये रिजेक्ट किए गए सिक्के वेस्ट नहीं होते। उन्हें जमा करके पिघलाया जाता है और मेटल को नए ब्लैंक्स बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ वही सिक्के जो सारे क्वालिटी चेक्स पास करते हैं, सर्कुलेशन के लिए अप्रूव होते हैं। इंडिया में सिक्के बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सिक्के 4 खास फैक्ट्रीज में ढाले जाते हैं, जिन्हें इंडिया गवर्नमेंट मिंट्स या हिंदी में टकसाल कहते हैं। ये मिंट्स देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। वे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से हर माइंट हमारे देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी सिक्के सप्लाई करने में क्रूशल रोल निभाती है। इंडियन सिक्कों के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से कई पर एक खास निशान होता है जो बताता है कि उन्हें किस मिंट ने बनाया है। इन्हें मिंट मार्क्स कहते हैं। ये आमतौर पर सिक्के पर छपाई के साल के नीचे पाए जाने वाले छोटे सिंबल्स होते हैं। जैसे मुंबई में बने सिक्कों पर अक्सर साल के नीचे एक डायमंड शेप होता है। हैदराबाद मिंट के सिक्कों पर आमतौर पर एक स्टार शेप होता है। इन मिंट मार्क्स को पहचानना सीखना कॉइन कलेक्टर्स, जिन्हें न्यूमिस्मेटिस्ट्स भी कहते हैं, के लिए एक मजेदार हॉबी हो सकता है।